गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में अपन बेसिक आइडिया ले चुके थे। जल प्रदूषक के रूप में कौन कौन सी चीज़ें काम करती है वो अपन ने पढ़ लिया था। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है, और अपनी बुक में बच्चों 6 बिंदुओं के अंतर्गत जल प्रदूषण के प्रभाव बताए गए थे। पहला बिंदु दिया हुआ था जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आना, ये जल प्रदूषण की वजह से हो सकता है। नंबर 2 दिया हुआ था एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन, ये जल प्रदूषण की वजह से हो सकता है। नंबर 3 दिया हुआ था जल मार्गों का अवरुद्ध होना, और नंबर 4 दिया हुआ था कई रोगों का उत्पन्न होना। अब बच्चों, पांचवा और छठा जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था जल प्रदूषण का, वो बच्चों अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन, और ये बिंदु बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे 12th वालों का बोर्ड का पेपर हो और चाहे से अपने नीट का पेपर हो, उसके हिसाब से बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो कंसेप्ट क्या है। देखो, उद्योगों से निकले अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। उद्योगों से निकले अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ प्रेजेंट होते हैं जिनका जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन हो सकता है। जिनका जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन हो सकता है। तो ये बात तो समझ में आ रही है बच्चों कि जो जैव आवर्धन होता है वो किनका होता है? विषैले पदार्थों का होता है। अब मुद्दा यह है कि जैव आवर्धन होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन की परिभाषा ध्यान दो। क्रमिक पोषक स्तरों पर, क्रमिक पोषक स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होना। अब ये बच्चों पोषक स्तर क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, क्रमिक पोषक स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की मात्रा में या सांद्रता में लगातार बढ़ोतरी होना जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, अभी जैसे मान लो ट्रॉपिक लेवल 1st है, ट्रॉपिक लेवल 2nd है, ट्रॉपिक लेवल 3rd है, ट्रॉपिक लेवल 4th है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं इनमें बच्चों विषैले पदार्थों की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? जैव आवर्धन। अब ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान से समझेंगे। कारण क्या दें अपन जैव आवर्धन होने के पीछे, कारण क्या है? तो ध्यान दो बच्चों, सजीव के शरीर में पहुंचने के पश्चात विषाक्त पदार्थ, ध्यान से समझेंगे बच्चों, उपापचयित और उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये कारण है कि माना सजीव की बॉडी में किसी भी स्रोत से विषैला पदार्थ मान लो पहुंच गया, अब वो ना तो मेटाबोलाइज्ड होगा,
उपापचित होगा और ना ही वो उत्सर्जित होगा। अब उपापचित भी नहीं हो रहा है और उत्सर्जित भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण संचित या इकट्ठे होते जाते हैं। शरीर के अंदर ये विषैले पदार्थ जो होते हैं ये बच्चों संचित या इकट्ठे होते जाते हैं। अब उस सजीव का भक्षण दूसरे पोषण स्तर का जीव करेगा तो वो विषैले पदार्थ उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, तीसरे करेंगे तो वो विषैले पदार्थ उसकी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी चीज को अपन कहते हैं बच्चों जैव आवर्धन। अब जो ये जैव आवर्धन की घटना है, आप जानते हो बच्चों मरकरी, पारा, वह डीडीटी के लिए सर्वविदित है। पारे के लिए और डीडीटी के लिए ये जो जैव आवर्धन की घटना है ये सर्वविदित है, ज्यादातर देखी जाती है। अब अपनी बुक में बच्चों क्या उदाहरण दिया हुआ है, अभी जैसे देखो जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के जैव आवर्धन को समझाया गया है। जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के जैव आवर्धन को समझाया गया है। जैसे अगर बात करें जल, तो बच्चों जल के अंदर डीडीटी की मात्रा बताई गई 0.003 ppb, ध्यान से समझ लेना, ppb पार्ट्स पर बिलियन। माना जल के अंदर डीडीटी की सांद्रता कितनी है 0.003 ppb। अब इस जल में से ये डीडीटी पहुंचा किसमें बच्चों, जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, और जू प्लैंकटन्स में डीडीटी की मात्रा रिपोर्ट की गई 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब इन जंतु प्लवकों का भक्षण किया छोटी मछलियों ने। इन जंतु प्लवकों का भक्षण किया किसने, छोटी मछलियों ने। छोटी मछलियों की बॉडी में डीडीटी की मात्रा का जब मेजरमेंट किया गया 0.5 ppm। तो बच्चों आप देख पा रहे हो जो डीडीटी की सांद्रता है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0.003 पार्ट पर बिलियन, 0.04 पार्ट पर मिलियन, 0.5 पार्ट पर मिलियन। अब इन छोटी मछलियों का भक्षण किया बच्चों किन्होंने, बड़ी मछलियों ने। और इनमें जब डीडीटी की मात्रा रिपोर्ट की गई तो वो कितनी थी बच्चों 2 ppm। और बड़ी मछलियों का भक्षण किया फिर फिश ईटिंग बर्ड्स, पक्षियों ने, मछलियों को खाने वाले फिश ईटिंग बर्ड्स ने। और इनकी बॉडी में डीडीटी का अमाउंट रिपोर्ट किया गया, सांद्रता रिपोर्ट की गई 25 ppm। तो अब ध्यान से समझो क्या हमारी परिभाषा इसके ऊपर लागू हो रही है। क्रमिक पोषक स्तरों पर विषाक्त पदार्थ, विषाक्त पदार्थ बच्चों क्या है, डीडीटी। ये पोषक स्तर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पोषक स्तर है। तो क्रमागत पोषक स्तरों पर जो विषाक्त पदार्थ है उसकी मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कारण क्या है, अब ना तो ये डीडीटी मेटाबोलाइज्ड होता है और ना ही ये डीडीटी उत्सर्जित होता है, तो बॉडी में क्या होता जाएगा, स्टोर होता चला जाएगा। जंतु प्लवकों की बॉडी में स्टोर हुआ, जंतु प्लवकों का भक्षण किया किन्होंने, छोटी मछलियों ने, तो सारा का सारा डीडीटी छोटी मछलियों में पहुंच गया। छोटी मछलियों की बॉडी में स्टोर हुआ, उनका भक्षण किया बड़ी मछलियों ने, तो वो उन बड़ी मछलियों के शरीर में स्टोर हो गया। और बड़ी मछलियों का भक्षण कर लिया मछली खाने वाले पक्षियों ने, तो बच्चों वो डीडीटी उनकी बॉडी में इकट्ठा हो गया। अब देखो
ये जो बढ़ी हुई डीडीटी की मात्रा है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, सर्वाधिक डीडीटी की सांद्रता किन में है? मछली खाने वाले पक्षियों में। अब ध्यान देंगे, पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता के कारण, पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता के कारण कैल्शियम उपापचय प्रभावित होता है, कैल्शियम उपापचय डिस्टर्ब हो जाता है। और कैल्शियम उपापचय डिस्टर्ब होने की वजह से जो अंडों का कवच है, वो अंडों का कवच बच्चों कैसा होता है? पतला बन जाता है। पक्षियों के अंडों का जो शेल है, कवच है, वो कैसा बनता है? पतला बनता है। और समय से पूर्व ही उनका क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है, जिसकी वजह से पक्षियों की संतति में क्या आती है बच्चों? गिरावट आती है, या उनका संतति निर्माण जो होता है वो कम हो जाता है। तो अब सोच के देखो, डीडीटी की मात्रा कहां पर बढ़ी थी? जल में। और उस जल में पहुंचे हुए डीडीटी की वजह से प्रभावित कौन हुए? फिश ईटिंग बर्ड। तो इसमें कौन सा प्रोसेस लागू हो गया बच्चों? बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। क्लियर? तो ये डीडीटी वाला उदाहरण अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। अदरवाइज तो बच्चों पारा जो है, उस पारे के वजह से भी, या ऐसे मान लो पारे का भी बायोमैग्निफिकेशन होता है। कुछ ऐसे भारी धातुएं भी है, पारा है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, सीसा है, इनकी वजह से बच्चों विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भारी धातुओं की वजह से होने वाले जो रोग हैं, उनके नाम भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, मरकरी या पारा, इसकी वजह से जो रोग होता है मिनामाटा रोग। कौन सा रोग होता है बच्चों? मिनामाटा रोग। ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखोगे। नंबर 2, कैडमियम। कैडमियम की वजह से इताई रोग। कौन सा रोग होता है बच्चों? इताई रोग। नंबर 3, कॉपर, तांबा। तांबे की वजह से बच्चों हाइपरटेंशन और यूरेमिया। नेक्स्ट नंबर 4, लेड या सीसा। इसकी वजह से बच्चों लीवर एंड किडनी, ये चीजें बच्चों क्या होती है? क्षतिग्रस्त होती है। और लास्ट आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से बच्चों ब्लैक फुट रोग, ये रोग होता है। तो ये कुछ भारी धातुएं हैं, मरकरी, कैडमियम, तांबा, सीसा, आर्सेनिक, या धातु मान लो, इनकी वजह से ये होने वाले रोग। पारे की वजह से मिनामाटा रोग, कैडमियम इताई रोग, तांबा हाइपरटेंशन व यूरेमिया, सीसा लीवर व किडनी क्षतिग्रस्त, और आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग। तो बच्चों जल प्रदूषण के जो प्रभाव थे, जो अपनी बुक में दिए हुए थे, उनमें से 5वां जो बिंदु है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन, वो अपन ने बच्चों स्टडी कर लिया। अब अपन लास्ट जैव प्रदूषण का इफेक्ट देखेंगे, जो है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण तथा त्वरित सुपोषण। यह भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 6,
यूट्रोफिकेशन, सुपोषण तथा त्वरित सुपोषण। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण तथा त्वरित सुपोषण। अब बच्चों सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि ये यूट्रोफिकेशन जो है ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, यूट्रोफिकेशन जो है जलाशय, कोई झील मान लो है या तालाब मान लो, जलाशय का प्राकृतिक काल प्रभाव है, प्राकृतिक काल प्रभाव है, एजिंग इफेक्ट अपन इसको मान सकते हैं, जिसकी वजह से झील अधिक उम्र की हो जाती है तथा झील की जैव समृद्धि बढ़ती है। तो बच्चों यूट्रोफिकेशन जो है ये जलाशय, कोई झील मान लो, तालाब मान लो, उसका प्राकृतिक काल प्रभाव है, नेचुरल एज इफेक्ट है, जिसकी वजह से झील अधिक उम्र की हो जाती है और झील की जैव समृद्धि बढ़ जाती है। अब देखो बच्चों होता क्या है, अभी जैसे मान लो कोई झील है और झील में बहकर सरिताएं अपने साथ में पोषक पदार्थ लाती हैं। झील के अंदर कोई सरिताएं बहकर, कोई लहरें वगैरह या ऐसे मान लो नदियां वदियां वो बहकर आ रही है और अपने साथ में पोषक पदार्थ लाती है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन व फास्फोरस। इनके कारण झील में जलीय जीवों की वृद्धि होती है। इन पोषक पदार्थों की वजह से झील के अंदर जलीय जीवों की क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। आप ध्यान देंगे, जलीय जीवों की वृद्धि हो गई मतलब झील की उर्वरता लगातार बढ़ती है। झील की जो फर्टिलिटी होती है वो लगातार बढ़ती जाएगी। किन की वजह से? पोषक पदार्थों की वजह से। कहां से आए? बहाकर लाए गए हैं। तो इन पोषक पदार्थों की वजह से झील की उर्वरता बढ़ती जाएगी और झील की उर्वरता बढ़ने की वजह से जल में प्राणी व पादप पनपने लगते हैं। जल के अंदर प्राणी व पादप पनपने लगते हैं और इन प्राणी व पादपों के कार्बनिक मृत अवशेष झील की तली में जमा होते जाते हैं। इन प्राणी और पादपों के जो मृत अवशेष होते हैं वो झील की तली में जमा होते जाते हैं। तो ध्यान दोगे बच्चों, जो झील है वो कैसी हो जाएगी? उथली। उथली का मतलब गहराई कम, और झील का जो जल है वो जल कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर अपन मान लो तरुण झील की बात करते हैं, तरुण झील, तरुण झील से मतलब क्या लगाना है? कम उम्र वाली। क्लियर? अगर अपन तरुण झील की बात करते तो बच्चों ये तरुण झील कैसी होती? गहरी। इसका पानी कैसा होता? स्वच्छ और ठंडा। अब झील की उर्वरता बढ़ गई। क्यों बढ़ी? इन पोषक पदार्थों की वजह से, जिसमें जल में प्राणी व पादप खूब सारे पनपने लग गए। अब उन पादपों के जो मृत अवशेष है, प्राणियों के जो मृत अवशेष हैं, वो लगातार झील की तलहटी में जमा होते जाते हैं, जिससे झील की गहराई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है और पानी कैसा हो गया? उष्ण। मतलब उष्ण जल में वृद्धि करने वाले पादप व प्राणी पनपने
लगते हैं। गर्म जल में जो वृद्धि करने वाले पादप और प्राणी होते हैं वो पनपने लग जाते हैं। अब देखो बच्चों, गहराई जैसे कम होती जा रही है तो धीरे धीरे कम गहराई वाले स्थानों पर जो जड़ीय पादप होते हैं वो अपनी जड़ें जमा लेते हैं, ठीक है ना। रूटेड जो प्लांट है धीरे धीरे वो वृद्धि करने लग जाएंगे। अब उनके जो अवशेष हैं, या ऐसी सिचुएशन अपन जैसे मान सकते हैं कि साहब ये झील है, कम गहरी होती चली गई तो ये जैसे किनारों वाला स्थान है और ये अवशेष हैं, ये अवशेष लगातार तलहटी में जमा होते जा रहे, तो झील क्या बनती जा रही है, उथली बनती जा रही है। और इसकी जो मूल द्रोणी होती है, मूल जो बेसिन होता है, ये मूल बेसिन बच्चों लगातार क्या होता चला जाता है, भरता चला जाता है इन कार्बनिक मृत अवशेषों के जमा होने की वजह से। और अंततः जो ये झील होती है भाई, ऐसे दलदल के अंदर जो भाई पानी कम होता जाएगा दलदल बनेगा, दलदल में उगने वाले पादप और प्राणी जैसे ग्रो करने लग जाएंगे और धीरे धीरे ये झील जो होती है ये पूरी की पूरी भर जाती है और भूमि के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया बच्चों प्राकृतिक रूप से हुई है झील में, जलाशय में, इसी चीज को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहा जाता है। अब बच्चों ये जो काम हुआ है ये प्राकृतिक रूप से ये काम होने में ऐसे मान लो हजारों वर्षों तक का भी समय लग सकता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप से जब अपशिष्ट पदार्थ जो कि पोषक पदार्थों युक्त हैं वो जब झील के अंदर पहुंचते हैं तो इस सुपोषण की प्रक्रिया को तेजी मिलती है, ये प्रक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाती है। बस इसी चीज को बच्चों क्या कहा जाता है, त्वरित सुपोषण। तो जहां तक मैं मान रहा हूं बच्चों ये सुपोषण मैंने आपको समझा दिया। अब जो ये सुपोषण है, इस सुपोषण में लंबा समय लगता है। यूट्रोफिकेशन में देखो कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, जलवायु, झील का आकार और अन्य कारकों के कारण। जलवायु, झील का आकार और अन्य कारकों के कारण प्राकृतिक रूप से सुपोषण में हजारों वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से अपशिष्ट पदार्थ कार्बनिक व अकार्बनिक पोषकों युक्त, मानवीय क्रियाकलापों से जब ये अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में झील में पहुंचते हैं तो सुपोषण की क्रिया तेजी से संपन्न होती है। सुपोषण की जो क्रिया है ये तेजी से संपन्न होती है, इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, त्वरित सुपोषण। इसी को क्या कहा जाता है, त्वरित सुपोषण। और इस त्वरित सुपोषण के लिए जो पोषक पदार्थ मेनली जिम्मेदार होते हैं वो है बच्चों नाइट्रोजन और फास्फोरस। इस त्वरित सुपोषण के लिए मेनली जो पोषक पदार्थ जिम्मेदार होते हैं वो नाइट्रोजन व फास्फोरस। त्वरित सुपोषण में भी वही सारा काम होता है जो सुपोषण में हुआ है, बस अंतर किसका होगा, समय का। हिसाब प्राकृतिक रूप से वो काम होता तो उसमें सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता, और मानवीय क्रियाकलाप की वजह से उसी प्रक्रिया को क्या मिल जाती है, तेजी मिल जाती है, जिसको ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, त्वरित सुपोषण कहा जाता है। तो ये 6 बिंदु अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हुए थे जल प्रदूषण के प्रभाव, वो बच्चों कंप्लीट होते हैं। अब एक एकीकृत जल प्रदूषण प्रबंधन के लिए केस स्टडी बच्चों अपनी बुक के अंदर दी हुई है,
ठीक है, कि एकीकृत मिला जुला जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार से किया गया, उसका एक केस अध्ययन अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। उस केस अध्ययन की बात बच्चों अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब देखो बच्चों, ये एकीकृत अपशिष्ट जो जल उपचार है, एकीकृत शब्द से अपने को मतलब क्या लगाना है? प्राकृतिक व कृत्रिम, प्राकृतिक व कृत्रिम विधियों द्वारा क्या करना? जल उपचार करना। प्राकृतिक व कृत्रिम विधियों के द्वारा क्या करना? जल उपचार करना। इस चीज को कहेंगे एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार। अब कहां बताया गया, कैसे बताया गया, तो ध्यान से समझो बच्चों। कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित शहर अकार्टा, शहर का नाम कौन सा था बच्चों? अकार्टा शहर, जो कि कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित था। इस अकार्टा शहर के नागरिकों द्वारा, इस अकार्टा शहर के नागरिकों के द्वारा ये एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार किया गया था। और इस अकार्टा शहर के नागरिकों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों की सहायता ली थी। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? जो एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार का केस अध्ययन है वो कहां पर किया गया? कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकार्टा शहर में किया गया था। ठीक है, अकार्टा शहर के नागरिकों ने तथा हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों ने मिलकर यह एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार किया था। एकीकृत से मतलब बच्चों अपने को क्या लगाना है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड, मिला जुला जो जल का उपचार था उसमें प्राकृतिक व कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया गया था। अब कैसे किया उन्होंने ये काम अपशिष्ट जल उपचार का, उस पर अपन ध्यान देते हैं। जल उपचार को बच्चों 2 चरणों में किया गया था। जल उपचार को देखो, जल उपचार 2 चरणों में किया गया। जल उपचार जो था वो बच्चों 2 चरणों में किया गया था। नंबर 1, पहला जो चरण था उसमें परंपरागत अवसादन, परंपरागत अवसादन व निस्यंदन तकनीक काम में ली गई।
परंपरागत अवसादन व निस्यंदन। अवसादन है ना, कोई अवसादन ऐसे कोई भारी जैसे वस्तुएं हैं जिनको मान लो भारी पदार्थों को नीचे जमा लिया जाए। निस्यंदन जो हल्के उनको छान कर अलग कर लिए। तो अवसादन से मतलब अपने को क्या लगाना है बच्चों, एक प्रकार से जमाना, और निस्यंदन इससे अपने को मतलब क्या लगाना है, छानना। तो अवसादन करके और निस्यंदन करके परंपरागत रूप से अशुद्धियों को हटाया गया। समस्या किन की थी बच्चों, इस प्रकार का जो ये उपचार किया गया इससे घुलित अशुद्धियां दूर नहीं हो पाई। जो घुलित अशुद्धियां हैं वो बच्चों इससे दूर नहीं हो पाई। तो फिर क्या किया गया, देखो नंबर 2, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों की सहायता से 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि, 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि। कच्छ भूमि से मतलब क्या लगाना है बच्चों, दलदलीय स्थान। 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों की श्रृंखला विकसित की। ऐसे मान लो बच्चों, एक कच्ची दलदलीय स्थान है ना, दूसरा ये आपस में जुड़े हुए हैं, कोई ये तीसरा, ऐसे 4 5 हैं और ऐसे 6। तो ऐसे मान लो 60 हेक्टेयर भूमि का दलदलीय क्षेत्र था और उस 60 हेक्टेयर भूमि के दलदलीय क्षेत्र को 6 दलदलीय क्षेत्रों की एक श्रृंखला के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, ऐसा काम ये हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों ने किया। अब क्या किया, इन दलदलीय स्थानों में उचित जीवाणु, कवक, पादप, उनके बीजाणु ये सब छिड़के गए, ये सब छिड़क दिए भाई। शैवाल हैं, कवक, पादप, जीवाणु ये सब ग्रो कर सके, उनको छिड़क दिया। अब इन सब ने क्या किया, तो ध्यान दो बच्चों, जो घुलित विषैले पदार्थ थे, या तो उनको क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया उन पदार्थों को, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब, उनको अवशोषित कर लिया गया, या नंबर 3 उनका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, यूज ले लिया। तो इन 6 कक्षों की श्रृंखला में, 6 दलदलीय स्थानों की श्रृंखला में जो जीवाणु, कवक, पादप, बीजाणु ये सब छिड़के गए थे, उन्होंने क्या किया, विषैले पदार्थ, भारी धातुएं मान लो, रसायन मान लो, या तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया, या फिर उनको अवशोषित कर लिया, या फिर उनका स्वांगीकरण कर लिया, उनको काम में ले लिया। अब माना विषैले पदार्थों को काम में ले लिया है, निष्प्रभावी कर दिया, फिर पानी बहकर निकला, फिर वो आगे गया, फिर आगे उसमें से, तो इस प्रकार से बच्चों पानी बहकर आगे बढ़ता रहा और उसमें से विषैले पदार्थों की अशुद्धियां दूर होती चली गई और अंततः बच्चों कैसा जल प्राप्त हो गया, स्वच्छ जल प्राप्त हो गया। तो कृत्रिम तरीके तो वो हो गए, अवसादन, निस्यंदन, और प्राकृतिक तरीके ये हो गए, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, पादप ये सब काम में लेकर, शैवाल काम में लेकर, और विषैले पदार्थों को, भारी धातुओं को, इन सब को अलग करके और शुद्ध जल प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा दलदलीय क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा बच्चों दलदलीय क्षेत्र एक
अभयारण्य सेंचुरी के जैसे भी विकसित हो गया। वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा बढ़ गई, पक्षियों की हैं और दूसरे पादपों की, जंतुओं की, खूब सारे जीवों की वहां पर प्रजातियां रहने लग गई। जैव विविधता बढ़ गई वहां पर हैं, टूरिस्ट और ये ऐसे जो थे वो उसको देखने के लिए भी आने लगे। और एक संगठन भी बनाया गया था बच्चों, जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म या संक्षिप्त रूप है FOAM। F for friends, O for off, A for अकार्टा, M for मार्श। ये एक संगठन बनाया गया था बच्चों, मतलब इस क्षेत्र की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए वहां के नागरिकों का एक संगठन बनाया गया, एक समूह बनाया गया, जिसको ये नाम दिया गया था फॉर्म, फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्श। इसके द्वारा उस क्षेत्र की देखभाल की जाने लगी। तो ऐसा बच्चों एक केस स्टडी अपने बुक के अंदर दिया हुआ है, किससे संबंधित, एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित। अब इसके आगे बच्चों इको सैनिटेशन अपने बुक में दिया हुआ है, इको सैनिटेशन है ना, आसपास जैसे स्वच्छता रखी जाए। तो देखो बच्चों, अपन जानते हैं बैकवर्ड इलाकों में, विकासशील, अल्प विकसित, पिछड़े देशों में, शहरों में जो वाहित मल जल का निस्तारण है वो बच्चों आज भी एक समस्या है? खुले के अंदर शौच जाना, ठीक है, पूरी तरह से वाहित मल का निस्तारण ना करना, प्रॉपर सेफ्टी टैंक वगैरह ना होना है, या सेफ्टी टैंक भी जैसे मान लो होते हैं वो भरने के बाद फिर मशीनों से, टैंकों से उनको खाली कर दिया जाता है, फिर उस अपशिष्ट को कहीं पर ले जाकर डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से जल का, मृदा का, वायु का, इन सब का प्रदूषण होता है। तो बच्चों इसके लिए इको सैनिटेशन के लिए अपनी बुक में दिए हुए हैं इकोसैन शौचालय। अच्छी तरह से समझना, इकोसैन शौचालय। तो इकोसैन जो टॉयलेट थे, इकोसैन टॉयलेट के अंदर एक तो कम से कम पानी काम में आता है, और जो वो वाहित मल है उस मल का बच्चों ट्रीटमेंट करके, रासायनिक रूप से उपचार करके, और उसको खाद के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो एक तो मल को खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है, साथ ही जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तो इको सैनिटेशन की एक ये युक्ति थी बच्चों, इकोसैन शौचालय है। केरला में, श्रीलंका में खूब इलाकों के अंदर बच्चों इकोसैन टॉयलेट का प्रचलन हुआ है, तो जिसमें मल को तो उर्वरक या खाद के रूप में बदल लिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। ये बच्चों जल प्रदूषण की जो कहानी है ये लगभग कंप्लीट होती है। अब ठोस अपशिष्ट के बारे में अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठोस अपशिष्ट नहीं, घर का जो भी वेस्ट होता है, कूड़ा करकट जो होता है, उसको अपन ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। नगर पालिका का जो वेस्ट होता है उसमें वो सारी चीजें आ जाएगी, नहीं, रद्दी अखबार, कपड़े वगैरह, या दफ्तरों, ठीक है, दफ्तरों का, या और कोई गवर्नमेंट के मान लो, प्राइवेट के मान लो, ऑफिस मान लो, दफ्तर मान लो, स्कूल मान लो, घर मान लो, इन सब का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को ही बच्चों अपन नगर पालिका के वेस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जो ये नगर पालिका का जो कचरा है, भाई अपने माइंड में क्या है, प्रोग्राम जैसे चलाए जाते हैं यार, अपने घर को, अपने आसपास जैसे शुद्धता रखो, साफ सफाई रखो, तो अपन क्या करते हैं, घर को अपन ने साफ कर लिया, आसपास अपन ने सफाई कर ली, कचरे को इकट्ठा कर लिया है। अब घर घर कचरे की गाड़ी आती है, उस गाड़ी के अंदर अपन ने मान लो कचरे को डाल दिया, बस। तो अपन ने तो ये सोच लिया कि यार अपने घर से तो, अपने ऑफिस से तो वो कचरा बाहर चला गया, लेकिन उस आगे उस कचरे का हो क्या रहा है, आगे उस कचरे का हो क्या रहा है, उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये ठोस जो कचरे का, ठोस जो अपशिष्ट का प्रबंधन है, इन चीजों को बच्चों अपन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।